हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द मूवी दैट वॉन ऑस्कर इन अ बेस्ट पिक्चर कैटेगरी। तो इनमें से कौन सी मूवी है जिसे ऑस्कर दिया गया है। 97 नंबर का ये आपका ऑस्कर था और इसे ये एनरोआ मूवी जो है उसको आपका बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, नाउ 97th एडिशन जो था आपका एकेडमी अवार्ड्स का या ऑस्कर अवार्ड का कहाँ पे हुआ था। ये आपके डॉल्बी थिएटर कैलिफोर्निया में हुआ था, कैलिफोर्निया यूएसए में। होस्ट जिसे किया था एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। 23 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया है एंड होस्ट इस इवेंट के थे आपके कॉमेडियन कॉनन ओ बिरेन। फाइन। मैक्सिमम ऑस्कर विनिंग फिल्म्स कौन सी थी आपकी। एनोरा जिसे 5 ऑस्कर मिले हैं, द ब्रूटलिस्ट 3 ऑस्कर एंड एमिला प्रेस जो है इसे 2 ऑस्कर मिले हैं। ओके, नेक्स्ट अदर पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसा पहला पॉइंट है, इंडिया की आपकी जो अनुजा मूवी थी ये नॉमिनेट की गई थी बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए, बट इसको ऑस्कर नहीं मिला है। ऐसे ही लापता लेडीज भी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में आपकी नॉमिनेट की गई थी, बट अगेन इंडिया की इन दोनों मूवी को आपका ऑस्कर नहीं मिला है। देन नेक्स्ट इज पॉल टेजेवल जो अमेरिका के आपके शख्स हैं, ये पहले ब्लैक पर्सन बने हैं जिन्हें ऑस्कर मिला है फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी फॉर विच मूवी, विकेड मूवी। नेक्स्ट है लतिवा के पहला ऑस्कर जो है जीता है गेंस सिल्वा लोडस की जो मूवी है आपकी फ्लो, विच इज अ बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म। नेक्स्ट इज वॉल्टर सेल्स पहले आपके शख्स बने हैं ब्राजील जिन्होंने ब्राजील का पहला ऑस्कर अवार्ड जीता है फॉर विच मूवी, आई एम स्टिल हेयर इन द कैटेगरी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। नेक्स्ट इज सबसे ज्यादा ऑस्कर किसको मिले हैं। वॉल्ट डिज्नी को सबसे ज्यादा ऑस्कर मिले हैं, 26 अवार्ड्स इनके हैं। एंड एडिथ हेड जो है अमेरिका के कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ये आपकी विमेन पहली ऐसी विमेन बनी है जिनके पास हाईएस्ट ऑस्कर अवार्ड है फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे देती है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस इसे देती है और इसके करंट सीईओ है बिल क्रैमर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका ब्रेवरली हिल्स कैलिफोर्निया यूएसए में और स्टैब्लिश कब किया था 1927 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाउ यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं ऑस्कर की। जैसे बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ये द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए दिया गया था एड्रिन निकोलस को। ऐसे ही अ रियल पेन मूवी के लिए बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल दिया गया है केरन कैल को। बेस्ट एक्टर्स इन लीडिंग रोल एनोरा मूवी के लिए मिकेले मेडिसन को दिया गया है। जोए येद्रिया जो है बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल दिया गया है एमिरा परवेज के लिए। गिन्स जिल्बा लोडस बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए फ्लो के लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया है। देन बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म शिरिन सोहानी एंड हुसैन मोलायमी इन द शैडो ऑफ द साइप्रस, इसके लिए इनको अवार्ड मिला है। तो ऐसे ही पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से देख लीजिएगा या फिर जो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पे उसके थ्रू आप जो है गो थ्रू कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसओजीएफ ग्रैंड मास्टर सीरीज। तो इनमें से कौन सी आपकी पर्सनालिटी है जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एसओजीएफ ग्रैंड मास्टर सीरीज का। तो इट इज कोनेरू हम्पी। जो चेस प्लेयर आपके हैं ग्रैंड मास्टर जो हैं उन्हें यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इन्हें 2003 में अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, अर्जुना अवार्ड से इनको जो है ऑनर दिया गया था। इसके अलावा 2007 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, नाउ बात करते हैं इन मंथ ऑफ नवंबर जो एसओजीएफ है, इन्होंने इनका पहला एडिशन जो था एसओजीएफ ग्रैंड मास्टर सीरीज वो लॉन्च हुआ था और इन्होंने होस्ट किया था 3 स्किल बेस्ड माइंड स्पोर्ट, जिसमें 3 आपके स्किल बेस्ड माइंड स्पोर्ट्स जिनका नाम है इंडियन चेस मास्टर फॉर ब्लाइंड एंड इंडियन रमी ग्रैंड मास्टर उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, इसके अलावा अब जो कोनेरू हम्पी हैं इनसे पहले जो आपके अजिंक्य रहाणे हैं जो इंडियन क्रिकेटर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वेस्ट जोन फाइनल का।
एंड अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, जो SOGF है। SOGF इज योर स्किल हब ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन। इसके प्रेसिडेंट करंटली हैं शंकर अग्रवाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 2023 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको नया कंट्रोलर जनरल अपॉइंट किया गया है डिफेंस अकाउंट का, जिनका काम क्या है, ये मॉनिटर करेंगे डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो आंसर हियर इज मयंक शर्मा। क्या नाम है इनका? मयंक शर्मा को अपॉइंट किया गया है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच टीम वॉन दी 2024-2025 रणजी ट्रॉफी। तो इनमें से कौन सी टीम है जिसने 2024-25 का आपका रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विदर्भा टीम। और विदर्भा टीम ने डिफीट किया था फाइनल मैच में केरला को। ठीक है, अब विदर्भा टीम का ये थर्ड टाइटल है। इससे पहले इन्होंने 2017-18 और 18-19 में ये टाइटल जीता था। फाइन। नाउ अवार्ड्स की अगर हम बात करें, मतलब कैश प्राइस की अगर हम बात करें, तो आपका विनर जो टीम थी, जो विदर्भा टीम थी, इसे 5 करोड़ का अमाउंट दिया गया है। वहीं पे रनर अप टीम को 3 करोड़ का अमाउंट दिया गया था। फाइन। अवार्ड्स की बात करें तो मैन ऑफ द मैच दिया गया है दानिश मलेवर को एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है हर्ष दुबे को। फाइन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ अ ऑटोबायोग्राफी लॉन्च बाय द नोबल लूटरेट केरला सत्यार्थी एट अ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इन February 2025। तो इनमें से कौन सा ऑटोबायोग्राफी या कौन सी बुक इनके द्वारा लिखी गई है जो ऑटोबायोग्राफी है कैलाश सत्यार्थी जी की? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इट इज दिया सलाई, जिसे मैच स्टिक भी बोलते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है एंड सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपैशन, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कशन भी किया था इस दिया सलाई बुक पे। ठीक है, जो बुक पब्लिश की गई है राजकमल प्रकाशन द्वारा एंड इसे लॉन्च किया था हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे थे आपके रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे आप बुक देख सकते हो। वहीं पे अब बात करें अगर कैलाश सत्यार्थी जी की, तो इन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। Next question है, which of the following national park was officially designated by the Assam government as the 8th national park in the state, which is located in the Kokrajhar and Chirang district of Assam। तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो 8th नेशनल पार्क बना है आपके असम स्टेट का? तो इट इज योर चिरंग रिपू एलिफेंट रिजर्व, जिसको नेशनल पार्क बनाया गया है 8th नेशनल पार्क, और इसको रिसेंटली नाम दिया गया है या रीनेम किया गया है बोडो लेजेंड शिखाना जो वालों के नाम पे, जिन्होंने बेसिकली जो एंग्लो भूटान वॉर हुई थी, इसमें ब्रिटिश के अगेंस्ट में इन्होंने जो है लड़ा था 1865 में। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे जो है रीनेम किया गया है चिरंग रेपू एलिफेंट रिजर्व, या जिसे अभी 8th नेशनल पार्क बनाया गया है। ठीक है, अब बात करें इस नेशनल पार्क की, तो इसका टोटल एरिया है 316 स्क्वायर किलोमीटर का, जो इंडिया भूटान बॉर्डर पे लगता है। नेक्स्ट इज, name the fund that was recently launched during the 16th Conference of Parties to the United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) held in Rome, Italy। जो आपके फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर में ये हुआ था। ठीक है, 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है इनिशियली ये आपका हेल्ड हुआ था इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 में। ठीक है, अक्टूबर 2024 में ही हुआ था, बट ड्यू टू सम रीजन इसको रोक दिया गया था। फिर ये नवंबर में भी आपका हुआ था, अगेन यहाँ पे इसे पॉज करके इसे आगे नहीं बढ़ाया गया था। फिर अब जाके फरवरी के महीने में आपका COP16 हुआ है। ठीक है, और इस COP16 में जो एक फंड है कैली फंड, इसको लॉन्च किया गया है। अब कैली फंड का मेन एम क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए इस फंड को लाया गया है। अब जो ये फंड है, ये फंड आपका इकट्ठा किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा फ्रॉम दी प्राइवेट कंपनीज, ऐसी प्राइवेट कंपनीज जो यूज कर रही हैं जेनेटिक डेटा फ्रॉम नेचर इन देयर बिजनेस। जैसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रैट्स पे रिसर्च कर रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग जैसे एनिमल्स पे रिसर्च कर रही हैं। ठीक है, तो उनका डेटा वो यूज कर रही हैं। तो अब डायरेक्टली इन कंपनी से फंड रेज किया जाएगा, और ये फंड जो रेज होगा उसमें से 50% फंड जो है, जैसे आपका 100 मिलियन फंड है ये सिक्योर हुआ, तो इसमें से 50 मिलियन फंड जो है ये आपके जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको दिया जाएगा, ताकि वो प्रोटेक्ट करें हमारे नेचर को। आपको पता है ऐसी कम्युनिटीज कौन सी होती हैं, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं।
ठीक है, जो काफ़ी कॉन्शियस होती हैं अबाउट द नेचर। तो ऐसे लोगों को, ऐसे कम्युनिटीज़ को ये फंड दिया जाएगा ताकि वो हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, नाउ अब जो ये फंड है, इस फंड को मैनेज कौन करेगा? मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो ये अभी इनिशिएटिव की हमने बात की है, जो फंड की बात की है, ये हेल्प करेगा हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए कुनमिंग मॉनिटरल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुए हैं उसको हमें रिवर्स करना है बाय 2030, और इसके लिए बहुत सारे टारगेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे 23 टारगेट्स आपके 2030 तक पूरे होने चाहिए, और 2050 तक 4 गोल्स हमने यहाँ पे सेट किए हैं कि ये 4 गोल्स 2050 तक कंप्लीट हमें करने हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जो आपका 17th कॉप होगा, ये कहाँ पे होगा, ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो आर्मीनिया इसे होस्ट करेगी। ठीक है, 2026 में। वहीं पे अगर हम बात करें कॉप 16 की, कॉप 16 किसने होस्ट किया था? कोलंबिया ने होस्ट किया था। ठीक है, कोलंबिया ने इसे होस्ट किया था। आपका अक्टूबर मंथ का जो हुआ था वो आपका कोलंबिया में हुआ था। वहीं पे जो अभी रिज्यूम सेशन आपका फरवरी का हुआ है, ये आपका कहाँ पे हुआ है? रोम इटली में हुआ है, FAO के हेडक्वार्टर में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ अब बात करें FAO की, तो FAO के डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंग यू। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका रोम इटली में, और इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 सुगम्य यात्रा वॉज लॉन्च एट राजीव चौक मेट्रो स्टेशन इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। ऑन विच ओकेजन? तो कौन से ओकेजन पे सुगम्य यात्रा जो है वो लॉन्च की गई थी? तो इट वॉज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ अ इंटरनेशनल व्हील चेयर डे। ठीक है, कौन से ओकेजन पे? इंटरनेशनल व्हील चेयर डे, जो हम 1 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। और इस दिन आपकी सुगम्य यात्रा जो है वो लॉन्च की गई थी, जिसका मेन एम है कि जो डिसेबल पर्सन है उनको अच्छी या इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी मिले मेट्रो स्टेशन पे। ठीक है, मतलब मेट्रो स्टेशन ऐसे बनाए जाए कि डिसेबल पर्सन को दिक्कत ना हो। फाइन। अब जो ये यात्रा है इसको लॉन्च किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब इसी इनिशिएटिव के सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? इट इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, एंड लास्ट इज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये सब आपकी सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज डैश। तो रिसेंटली अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया है विद अ टोटल वर्थ ऑफ रुपीज 42,000 करोड़। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इट कम्स अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसका काम है कि जो आपका रीजन है, जिस भी रीजन को सिलेक्ट किया गया है, उस रीजन का रेल, एयर एंड रोड नेटवर्क्स को अच्छा किया जाए, एक्सपैंड किया जाए। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट है, इट एंटिसिपेटेड टू इम्प्रूव इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज। जैसे ये क्विक एक्सेस हमें प्रोवाइड करेगा बॉर्डर एरियाज में, ताकि अगर वॉर का टाइम हो या कोई भी ऐसी कोई दिक्कत आए तो हम जो है अपने हथियार, अपना जो फूड है वो इंडियन आर्मी तक पहुंचा सके। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ रहेगी, और ये तवांग, मेचुका, किबितू ऐसी लोकेशन पे हमें जो है एक्सेस कराएगा, या एक्सेस हमें अच्छा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये कनेक्ट करेगा और पास होएगा 12 डिस्ट्रिक्ट से, जो इंडो चाइना बॉर्डर के साथ साथ लगते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे आपके डिस्ट्रिक्ट्स जो इंडो चाइना बॉर्डर के साथ भी लगते हैं, और ऐसे आपके अरुणाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट जिनमें ये आपका जो कनेक्ट नेटवर्क है वो होके गुजरेगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस वाज अपग्रेडेड टू नवरत्न स्टेटस इन मार्च 2025। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका स्टेटस जो है वो अपग्रेड किया गया है आपका टू द नवरत्न। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनको नवरत्न स्टेटस अभी मिला है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, नाउ जो IRCTC है ये 25th कंपनी बनी है जिसे नवरत्न स्टेटस मिला है, और 26th कंपनी बनी है आपकी IRFC।
ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे इन कंपनीज को क्या फायदा होगा कि इन्हें अब अपना, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपका 1000 करोड़ तक का, तो इन्हें प्रायर अप्रूवल नहीं लेना होगा, या इन्हें अब गवर्नमेंट को सूचना एडवांस में नहीं देनी होगी अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। नाउ IRCTC की बात करें तो इसके करंट CMD है संजय कुमार जैन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1999 में स्टैब्लिश किया गया था। IRFC की बात करें, इसके CEO एंड CMD करंटली हैं मनोज कुमार दुबे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और 1986 में से स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ बात करते हैं अब महारत्ना की। महारत्ना कौन कौन सी कंपनीज हैं? 14 टोटल कंपनीज हैं जिनको महारत्ना का स्टेटस दिया गया है। पहली आपकी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सारी आपकी महारत्ना कंपनीज की लिस्ट है। अब बात करते हैं नवरत्ना की। नवरत्ना टोटल 26 हो गई हैं। कौन सी नई ऐड हुई हैं? अभी हमने पढ़ा IRCTC और दूसरी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब देखो टोटल तो 26 हो गई, ये ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है 7 रेलवे PSUs इस लिस्ट में शामिल हैं। कौन कौन सी हैं जो बोल्ड की हुई है मैंने? जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास निगम लिमिटेड, देन इरकॉन, RITES, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड ये दोनों आपकी नई वाली हो गई। तो ये टोटल 7 रेलवे PSUs जो है जिनको नवरत्ना स्टेटस दिया गया है। ओके, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मिनी रत्ना की लिस्ट में कितनी कंपनीज है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द 8th एडिशन ऑफ इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हेल्ड इन भोपाल मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है वो आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू योर इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आपके भोपाल में हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट है, ईज माई ट्रिप हैज कमिटेड टू इन्वेस्ट 200 करोड़ इन अ इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दूसरा आपका है सेज ग्रुप, जिसने अनाउंस किया है कि ये 1450 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे MP में फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, हॉस्पिटैलिटी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देन हिंडेल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इन्होंने MOU साइन किया है MP गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट करने के लिए 25,000 करोड़ का फॉर द नेक्स्ट 2 years। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है, फ्लाई भारतीय एविएशन एंड एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया है 750 करोड़ का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उज्जैन एयरपोर्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है इन्होंने अनाउंस किया है 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कि ये आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे सेटअप करने के लिए बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स को इन दी मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज हिंडेल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इन्होंने 25,000 करोड़ का नहीं 15,000 करोड़ का MOU साइन किया है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नाउ अब जो ये इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, मध्य प्रदेश का जो इन्वेस्टर समिट था इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट आई है कमिटमेंट से या MOU से, ये आपकी है 30.77 लाख करोड़ की। ओके, नाउ अदर आपके MOUs जो हैं या इन्वेस्टमेंट जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डाबर इंडिया लिमिटेड ने बोला है कि ये 550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 2 साल में MP में। NTPC लिमिटेड जो है इन्होंने 1.2 ट्रिलियन का कमिटमेंट करने को बोला है फॉर 2 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एंड एडिशनल 80,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फॉर 2 ग्रीन फील्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। नेक्स्ट इज अदानी ग्रुप जो है इन्होंने 1.1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है फॉर पंप स्टोरेज, सीमेंट माइनिंग, स्मार्ट मीटर एंड थर्मल एनर्जी के लिए, और एडिशनल 10 ट्रिलियन का यहाँ पे अनाउंसमेंट उन्होंने किया है फॉर द ग्रीन फील्ड, स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट इज अवादा ग्रुप, इन्होंने कमिट किया है 50,000 करोड़ का फॉर सोलर, विंड एंड बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स आने वाले 3 से 5 सालों के लिए। देन टोरेंट पावर ने बोला है ये इन्वेस्ट करेंगे 26,500 करोड़ का फॉर द रिन्यूएबल एनर्जीज एंड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जो REC लिमिटेड है इन दोनों ने भी अनाउंसमेंट किया है। जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये 26,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा और REC लिमिटेड 21,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा आपके MP में। नेक्स्ट आ जाता है OPG
पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने बोला है ये 13,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन एंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट इज जो आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है फेज्ड मैनर में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए इन योर एमपी। नेक्स्ट इज इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, then German India Innovation Center, that is GIIC, German Chamber of Commerce, that is IGCC, इन तीनों ने यहाँ पे MOU साइन किए हैं मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, ठीक है, प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। फाइन, इसी के साथ एनटीपीसी लिमिटेड जो है और जो इसकी सब्सिडी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इन दोनों ने मल्टीपल एमओयू साइन किए हैं मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ। इसी के साथ ऐसी कुछ कंपनीज जो अर्बन एयर सर्विसेज में जिन्होंने कमिटमेंट अपना किया है, एमओयू साइन किए हैं, तो इनमें से आ जाता है एयर इंडिया एक्सप्रेस का नाम, ठीक है। देन फ्रैंकफिन आ जाता है जो स्टैब्लिश करेगा 5 एविएशन एकेडमीज मध्य प्रदेश में। देन प्रधान एयर एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी एमओयू साइन किया है 150 करोड़ का, ताकि जो आपके उज्जैन है वहाँ पे जो आपका इंट्रा स्टेट एयर सर्विसेज है उनको और एनहांस किया जा सके। देन इन एविया एविएशन कंसल्टेंट जो है, इन्होंने भी 500 करोड़ का कमिटमेंट यहाँ पे बात की है, एमओयू साइन किया बेसिकली इन्वेस्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रिपेयर और ऑपरेशंस दैट इज एमआरओ फैसिलिटीज के लिए वो प्रोवाइड करने के लिए आपको मध्य प्रदेश को ये इन्होंने एमओयू साइन किया है। इसके साथ ही अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ASCI के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेबी हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड विच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो रिसेंटली सेबी ने एक नया फ्रेमवर्क आपका लाया है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, SIF के लिए। SIF क्या होता है इसको समझेंगे। जैसे आप समझिए कि 3 कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया गया है। पहली कैटेगरी कि आपने म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। दूसरा है 10 लाख से 50 लाख तक का, और 50 लाख से अबव की कैटेगरी। तो ये 3 आपके जो है इन्वेस्टमेंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में 10 लाख तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये म्यूचुअल फंड के अंडर आएगा। 10 लाख से 50 लाख के बीच में कर रहे हो तो ये आ जाएगा आपका SIF में, ठीक है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में। और 50 लाख से ऊपर आ जाता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में। ये क्लियर है। तो SIF के लिए नया फ्रेमवर्क यहाँ पे लाया गया है। फाइन, नाउ कब से इफेक्ट में आएगा ये आपका इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। इसका मेन एम क्या है लाने का कि ये आपका गैप फिक्स करेगा बिटवीन योर म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ओके, ये चीज समझ गए आप। ये आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है और ये आपका म्यूचुअल फंड है, तो इनके बीच का गैप खत्म करने के लिए SIF को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, न्यू फ्रेमवर्क इसका लाया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो एक और चीज, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, यहाँ पे 10 लाख रखी गई है। फाइन, नाउ बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो क्राइटेरिया क्या है कि जो कंपनी है उसका मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड आपका 3 साल का देखा जाएगा, ठीक है। 3 साल में उसने एटलीस्ट आपका 10,000 करोड़ का जो है मैनेजमेंट, मतलब जो असेट अंडर मैनेजमेंट है वो इसने किया होना चाहिए, ठीक है, लास्ट 3 इयर्स में। इसके अलावा सेबी का कोई एक्शन उस पर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आपके लास्ट 3 इयर्स की बात यहाँ पे की जा रही है। तो लास्ट 3 इयर्स में उनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब सेबी ने कोई एक्शन वहाँ पे नहीं लिया होना चाहिए उस कंपनी पे। देन नेक्स्ट है कि उनको चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जिसे 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस हो और उसने मैनेज किया होना चाहिए असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ 5,000 करोड़। साथ में ही सेकेंडरी फंड मैनेजर उनको अपॉइंट करना होगा जिसके पास 3+ इयर्स का एक्सपीरियंस हो और उसने मैनेज किया होना चाहिए 500 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके साथ ही SIF इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजीज हैं इसमें मेंशन किया गया है कि 80% जो इसमें अमाउंट है वो आपका लगाया जाएगा इक्विटी में, और रेस्ट 25% जो है, मतलब 80% और मैक्सिमम 25% ये इन्वेस्ट कर सकते हैं आपका डेरिवेटिव्स में। फाइन,
Now next up question है the Employees Provident Fund Organization that is EPFO has decided to retain an interest rate of -% on Employees Provident Fund deposits for the financial year 2025. तो recently आपकी एक मीटिंग हुई थी EPFO की जिसमें उन्होंने रिटेन किया है जो आपका Employees Provident Fund होता है उसका इंटरेस्ट रेट. ठीक है, अभी कितना ये चल रहा है? इट इज 8.25. लास्ट ईयर ये आपका 2024 के फरवरी में डिसाइड किया गया था, इंक्रीज किया गया था. पहले ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 8.15% था, 2024 में 8.25 किया गया एंड इस साल इसको रिटेन किया गया है 8.25% पे. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं. ईपीएफओ ने रिसेंटली नए रूल्स आपके निकाले हैं एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के लिए, EDLI इंश्योरेंस स्कीम के लिए. क्या क्या रूल हैं वो देखते हैं. पहला पॉइंट है मिनिमम इंश्योरेंस बेनिफिट. एज पर दिस अनाउंसमेंट जो एम्प्लॉय है अगर वो जैसे कहीं पे जॉब कर रहा है उसका आपका जो EPF फंड है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, राइट. अब एक ही साल में अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इन दैट केस पहले क्या होता था कि फैमिली को कोई पैसा नहीं दिया जाता था, बट नए रूल के हिसाब से अब मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट जो दिया जाएगा फैमिली को वो है आपका 50,000 का. ओके. नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स इवन आफ्टर अ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन ने आपका जो है 7-8 महीने 6 महीने ऐसे हो गए कि लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इसने किया था अपने फंड्स में, ठीक है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है. इन दैट केस पहले क्या होता था सिनेरियो कि फैमिली को कोई पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उसने लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत टाइम पहले किया होता है, ठीक है. बट अब ये चीज़ चेंज की है. नए रूल के हिसाब से बोला गया है अगर विद इन 6 मंथ उस पर्सन की डेथ होती है, इन दैट केस जो फैमिली है उसको कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट आपका रूल है कंसिडरेशन ऑफ अ सर्विस कंटिन्यूटी. देखो पहले का सिनारियो अगर हम समझें, पहले का सिनारियो क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसने जॉब स्विच की है, ठीक है. अब जॉब स्विच की है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम पे ज्वाइन कर ले, है ना, या उसके पहली जॉब और दूसरी जॉब में गैप हो गया और उस पर्सन की जैसे फॉर एग्जांपल डेथ हो गई. तो इन दैट केस पहले सिनारियो के अकॉर्डिंग जो बेनिफिट होते थे वो फैमिलीज को नहीं मिलते थे क्योंकि यहाँ पे गैप आ जाता था, ठीक है. तो उनको जो मिनिमम 2.5 लाख या मैक्सिमम ऑफ 7 लाख का बेनिफिट जो फैमिली को मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता क्योंकि कंटिन्यूस सर्विस नहीं वहाँ पे शो कर सकते थे. क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर जॉब स्विच हुई है उस टाइम पे तो मिनिमम गैप तो वहाँ पे दिखेगा ही ना. तो वो चीज़ पहले क्या होती थी कि कंटिन्यू सर्विस नहीं मानी जाती थी और अगर कंटिन्यू सर्विस नहीं होगी तो बेनिफिट नहीं मिलता था. अब क्या बोला गया है यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है कि 2 महीने तक का जो टाइम है, अगर 2 महीने का टाइम है वहाँ पे, जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया था कि पर्सन ने जॉब स्विच की थी और उस दौरान उसकी डेथ हो गई, तो 2 महीने का जो वहाँ पे बोला गया है विद इन 2 मंथ्स का जो गैप है वो एज अ कंटिन्यूटी वहाँ पे आपका जो है एक्सेप्ट किया जाएगा. जो इसके वजह से हेल्प क्या होगी, कुछ जो इस दौरान पे पर्सन की डेथ हुई है उसकी फैमिली को मिनिमम बेनिफिट जो है एटलीस्ट वहाँ पे मिल जाएगा 2.5 लाख का, या जो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहाँ पे अमाउंट मिलेगा वो चीज़ फैमिली को दे दी जाएगी. ओके. नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं ईपीएफओ की. करंट सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है? रमेश कृष्णमूर्ति इनका नाम है. हेडक्वार्टर ईपीएफओ का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1952 में. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन दी 38th कैंस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट. तो इनमें से कौन से इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने 38th एडिशन जीता था कैंस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट का? तो इट इज़ पी इनियन. क्या नाम है इनका? पी इनियन नाम है इनका. एंड इन्होंने डिफीट किया था वी प्रनेश को. किसे इन्होंने डिफीट किया था? वी प्रनेश को. ठीक है. इन्हें जो है गोल्ड मेडल मिला था और इनका स्कोर कितना था? 7.5 का इनका स्कोर था विद अ गोल्ड मेडल. देन सेकेंड नंबर पे सिल्वर मेडल दिया गया था आराध्य गर्ग को विद अ 7 पॉइंट. एंड कजाकिस्तान के आपके केजियबेग नोदेरबेक जो थे ये थर्ड पोजीशन पे आपके थे विद अ 7 पॉइंट एंड इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था. नेक्स्ट इज हु वॉज डिक्लेयर्ड एज अ विनर ऑफ अ रन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अबकाजिया. अबकाजिया के नए आपके मतलब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था उसमें विनर कौन रहे थे? तो इनका नाम है बद्रा गुनबा. ठीक है. और इनके अगेंस्ट में कौन खड़ा था इलेक्शन में? तो अगेंस्ट में या अपोजिशन के कैंडिडेट इनके थे अदगर
अदर जिंबा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वॉज सॉन इन एज अ न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर आपके बनाए गए हैं, इनका नाम है क्रिस्टियन स्टॉकर। ओके, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रिस्टियन स्टॉकर जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज अ चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, अलेक्जेंडर शालनबर्ग को इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके, नाउ ऑस्ट्रिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है वियना, करेंसी क्या है, यूरो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ फॉर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च। तो रिसेंटली SBI रिसर्च ने अपना एस्टिमेशन दिया है कि Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी रहेगी, इट विल बी योर 7.6। कितना एस्टिमेशन दिया गया है, 7.6 का एस्टिमेशन दिया गया है। वहीं पे Q3 की बात करें तो ये एस्टिमेशन दिया गया था 6.2% का। फाइन, इसी के साथ रियल जीडीपी ग्रोथ जो आपकी है फाइनेंशियल ईयर 2024 की, ये भी यहाँ पे बताई गई थी 9.2% की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड लोन डिस्पर्सल सर्विस थ्रू व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के थ्रू लोन यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है, और ये सर्विस किसने स्टार्ट की है, Rupee112 ने ये सर्विस स्टार्ट की है। ठीक है, आपको जो इनका ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करना है और आप जो है 5,000 से लेके 1 लाख तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, Rupee112 से, जो आपकी एक फिनटेक फर्म है, और Rupee112 का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, गुरुग्राम हरियाणा में, 2023 में स्टैब्लिश हुई है, और इसके फाउंडर एंड CEO कौन है, विकास गोयल। नेक्स्ट इज विच बैंक डिड पेटीएम पार्टनर विद टू प्रोवाइड साउंड बॉक्सेस एंड कार्ड मशीन्स टू मर्चेंट्स। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ पेटीएम ने पार्टनरशिप की है ताकि जो पेटीएम है वो अपने साउंड बॉक्सेस एंड कार्ड मशीन्स जो है वो प्रोवाइड कर सके आपके इस बैंक के मर्चेंट्स को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक और पेटीएम का यहाँ पे जो है पार्टनरशिप हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज who secured the top position in a Forbes annual list of highest paid actors of 2024 with an estimated income of 88 million US$। तो recently Forbes के द्वारा एक लिस्ट निकाली गई है हाईएस्ट पेड एक्टर्स 2024 की। तो 2024 में आपके सबसे ज़्यादा जो आपके पेड एक्टर थे वो कौन थे, इनका नाम है ड्वाइन डॉगलस जॉनसन, जिन्हें हम रॉक के नाम से भी जानते हैं, और ये लगातार आपके 5th टाइम मतलब टॉप पोजीशन पे बने हुए हैं ग्लोबली, ये हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। ठीक है, और ये लिस्ट में 5वीं बार इन्होंने टॉप किया है। सेकेंड नंबर पे आते हैं आपके रेयन रेनॉल्ड्स, जिनका आपका नेटवर्थ है 85 मिलियन US$ का। देन केल्विन हार्ट, जेरी सेनफेल्ड, ह्यूग माइकल जैकमैन, ये आपके टॉप 5 पर्सन्स थे जो हाईएस्ट पेड एक्टर रहे आपके 2024 के। नाउ बात करते हैं फोर्ब्स की। फोर्ब्स के चीफ कंटेंट ऑफिसर कौन है, इनका नाम है रेंडॉल लेन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है यूएसए में, और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1917 में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर लोकेटेड। तो इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर आपका इनॉग्रेट किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलेटरी इन अ डेयरी सेक्टर एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो रिसेंटली एक आपकी वर्कशॉप हुई थी सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलेटरी इन अ डेयरी सेक्टर पे, और कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी भारत मंडपम में, और इसको इनॉग्रेट किया था अमित शाह जी ने। ठीक है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर जो हमारे हैं, और यूनियन मिनिस्टर कौन सी मिनिस्ट्रीज के हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नाउ अब जो ये इवेंट था इसमें अमित शाह जी ने हाईलाइट किए थे पीएम मोदी जी के 3 टारगेट। कौन कौन से 3 टारगेट हैं ये, कि इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, 5 ट्रिलियन US$ इकोनॉमी बने। दूसरा आपका टारगेट है पीएम मोदी जी का कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने इंडिया, और तीसरा है कि फुली डेवलप्ड कंट्री बने 2047 तक। तो ये 3 टारगेट पीएम मोदी जी के हैं जो हैं इंडिया को लेके, वो इन्होंने हाईलाइट किए थे। ठीक है, सेकेंड थिंग, इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अलॉन्ग विद योर डेयरी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था वर्कशॉप को। फाइन, इस इवेंट के दौरान, इस वर्कशॉप के दौरान आपके MOU साइन हुए थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नबार्ड के बीच में। ठीक है, और इसका मेन एम क्या था कि आपका इंक्लूसिव ग्रोथ हो डेयरी सेक्टर में। ठीक है,
किस चीज़ से ग्रोथ होएगी डेयरी सेक्टर की? टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट से। फाइन। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नाबार्ड का एमओयू साइन हुआ था। दूसरा एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड 26 मिल्क यूनियन के साथ और 15 स्टेट्स। ठीक है, अब ये एमओयू क्यों साइन हुआ है? एस्टैब्लिश करने के लिए बायोगैस प्लांट्स को। क्लियर है? इसी के साथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने एक फाइनेंसिंग स्कीम लॉन्च की है जिसका बजट है 1000 करोड़ का, और इसका एम क्या है कि जो आपके स्मॉल बायोगैस या लार्ज स्केल बायोगैस प्लांट हैं या फिर सीबीजी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये इसका स्कीम का मेन एम है। ठीक है, नाउ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो इसके करंट सीएमडी हैं डॉक्टर मिनीश शाह। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आनंद, गुजरात में, और 1965 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट इज recently in March, PM Modi released India's first ever riverine dolphin estimation report during his visit to Gir National Park in Gujarat. अब पीएम मोदी जी ने गिर नेशनल पार्क में विजिट किया था, और इसी दौरान गुजरात में जब इनका विजिट था, इसी दौरान 7th मीटिंग जो आपकी हुई थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फाइन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी पहली रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट जारी की गई है, पहली बार ये हुआ है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी रिवराइन डॉल्फिन्स आर एस्टिमेटेड टू बी present across 28 rivers in 8 states of India according to this report। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है, पीएम मोदी द्वारा रिलीज की गई थी, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल 6327 रिवराइन डॉल्फिन जो हैं वो प्रेजेंट हैं आपके 28 रिवर्स इन 8 स्टेट्स में। ठीक है, ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। अब ये डॉल्फिन्स कहाँ कहाँ पे मिली हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस रिवर एंड ब्यास रिवर में ये हमें देखने को मिली हैं। फाइन। अब कुछ स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको डॉल्फिन हॉटस्पॉट स्टेट जो है डेजिग्नेट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें से कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप। ओके, अब टॉप 3 स्टेट्स की बात करते हैं जिसमें ज़्यादा आपकी हाईएस्ट डॉल्फिन जो है वो हमें देखने को मिली है। तो पहला नंबर आता है यूपी का। यूपी में सबसे ज़्यादा आपके रिवराइन डॉल्फिन हमें मिली हैं 2397। बिहार में आपकी हैं 2220 और वेस्ट बंगाल में आपकी हैं 815। तो ये रिवराइन डॉल्फिन ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे रिवराइन डॉल्फिन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है। ठीक है, इसी के साथ नोट करना है कि रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने डेजिग्नेट किया है चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन को एज अ डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन। अब चंबल रिवर कंजर्वेशन जोन जो है ये 200 किलोमीटर का आपका एरिया है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगता है। ठीक है, और इस जोन को डॉल्फिन कंजर्वेशन जोन आपका डेजिग्नेट किया गया है। क्लियर है? नाउ अब इस सर्वे की बात करें तो ये सर्वे आपका 2021 से स्टार्ट हुआ था, 2023 तक ये चला था, और किसने किया था? उत्तराखंड बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इनके द्वारा ये कंडक्ट किया गया था इन पार्टनरशिप विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, यूपी, बिहार, असम, झारखंड, राजस्थान, विद अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। तो इन इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर ये सर्वे कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है which two organizations sign an MOU to enhance academic collaboration and knowledge exchange in global trade, logistic and supply chain management। तो रिसेंटली इंडिया और बेल्जियम जो है इनके बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है, किस चीज़ के लिए? ग्लोबल ट्रेड के लिए, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। और इंडिया की तरफ से ये MOU साइन किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने, एंड बेल्जियम की तरफ से APAC, NREP, फ्लैंडर्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है इनके द्वारा ये MOU साइन किया गया था। क्लियर है? नाउ दोनों ही इंस्टीट्यूशन जो है इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है इसके चांसलर करंटली हैं सुनील बर्तवाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1963 में। APAC एंट्रेप पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? बेल्जियम में, और 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री साइन एन MOU विद इंडिया टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर।
तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ आपका अग्रीमेंट साइन किया है, किस चीज़ के लिए? आपके वॉश सेक्टर के लिए, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर के लिए, तो इट इज़ योर नेपाल। ठीक है, नेपाल और इंडिया के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। नेपाल की बात करें तो इसके करंट पीएम जो है, इनका नाम है केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट है रामचरण पौडल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका, कैपिटल लोकेटेड है इसका काठमांडू में, और करेंसी है नेपाली रुपीस। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, डॉक्टर मीना प्रभु मराठी ट्रैवलॉग जो थी, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है, और इनकी मोस्ट पॉपुलर बुक्स कौन कौन सी थी? इट इज़ इजिप्टियन, अपूर्व रंग। बेसिकली ये ट्रैवल करती थी और वहाँ के बारे में लिखती थी, राइट? तो उसी पे बेस्ड इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे मैक्सिको पर्व लिखी है, मैक्सिको के ऊपर, तुर्कनामा टर्की पे बेस्ड, ठीक है? ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे बुक्स ली थी, जो इनमें से आपकी ये सारी जो है मोस्ट पॉपुलर इनकी बुक्स हैं। इसी के साथ सुखनीति तुजा माझा, ये बुक भी इन्होंने लिखी थी, जो पोएट्री कलेक्शन इनका था। साथ में ही अवार्ड्स की अगर बात करें तो इन्हें महाराष्ट्र साहित्य परिषद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, फिर डीबी मोकाशी अवार्ड, मृण्मय अवार्ड, देन NCH केलकर अवार्ड, ये सारे अवार्ड इन्हें दिए गए थे। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी है, फायरफ्लाई एरोस्पेस जो है, इनका ब्लू घोस्ट लैंडर लैंड हुआ है मून में, और इसने सक्सेसफुल लैंडिंग यहाँ पे की थी, और इसी के साथ ये पहला कॉमर्शियल फर्म बन गया है फायरफ्लाई एरोस्पेस, जिसने यहाँ पे सक्सेसफुल लैंडिंग की है मून पे। ठीक है, जो इनका ब्लू घोस्ट मिशन था, मिशन 1 जो था, ये इन्होंने 15 जनवरी को आपका लॉन्च किया था, और अराउंड 45 डेज इसने कवर किए हैं लैंड करने के लिए मून पे। और इसमें एक और चीज़ कि इस जो ये आपका मिशन था, इसमें नासा का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सूट भी ये लेके गया था वहाँ पे। फाइन। अब ब्लू घोस्ट जो है, इस मिशन का मेन एम क्या है कि ये आपकी इमेजेस कैप्चर करे टोटल सोलर एक्लिप्स की। ओके, साथ में ही जो फायरफ्लाई एरोस्पेस है, ये आपकी सेकंड प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने सॉफ्ट मून लैंडिंग की है। इनसे पहले इंट्यूटिव मशीन्स जो हैं उनके द्वारा यहाँ पे इनका जो लैंडर था, ओडेसस लैंडर, इसने लैंड किया था मून पे। फाइन। नाउ फायरफ्लाई एरोस्पेस की बात करें तो इसके करंट CEO हैं जेसन किम, हेडक्वार्टर लोकेटेड है टेक्सास में, और इसे 2017 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज, PM नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है नेक्स्ट कॉन्क्लेव में। ये कॉन्क्लेव आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी, और इसमें जो है PM मोदी जी ने न्यूज़ एक्स वर्ल्ड चैनल जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 3 मार्च को। इसका थीम आपका था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट इज नेशनल सेफ्टी डे, या फिर हम इसे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम 4 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, और इसका 54th एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया था। थीम क्या था? सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। अब बात करते हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल की, जो इस डे को ऑब्जर्व करता है। तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके हैं डॉक्टर ललित आर गवाने, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका नावी मुंबई में, और इसकी आपकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो की गई थी 1966 में। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड हियरिंग डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को। 19th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था 2025 में। थीम इसका था चेंजिंग माइंडसेट, empowering yourself to make ear and hearing care a reality for all। अब बात करेंगे आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा की। तो एज पर WHO अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन पीपल ऐसे हैं ग्लोबली जिनको कुछ ना कुछ टाइप की हियरिंग लॉस है। मतलब किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, थोड़ी है, किसी को ज़्यादा है, और इसमें से भी 1.5 बिलियन में से भी 430 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता। और इन्होंने ये एस्टिमेशन दिया है कि 2050 तक 700 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी बड़ी है, जिसको हम एक्चुअली इग्नोर करते हैं। मैक्सिमम लोग इसे इग्नोर करते हैं, राइट। नाउ WHO की बात करें, इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन में डायरेक्टर जनरल इसके हैं टेड्रोस एडनॉम गेब्रेयेसस, हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 4 मार्च को, और एज पर दी ILO रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, हर साल नियरली 5 मिलियन विमेन ऐसी हैं जिनको फोर्स सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है। दे आर एक्चुअली विक्टिम्स ऑफ फोर्स्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। नाउ अगर बात करें यूनिसेफ की,
एज पर 2024 रिपोर्ट ऑफ यूनिसेफ, मोर देन 370 मिलियन गर्ल्स एंड वुमेन्स ऐसी हैं जिनको मतलब 18 साल से पहले ही जो सेक्सुअली असॉल्ट सहती हैं या उनके साथ रेप होता है। तो ये एस्टिमेशन दिया गया है आपका यूनिसेफ की रिपोर्ट में। साथ में ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स के साथ ही होता है, ये चीज़ आपके बॉयज़ और मेंस के साथ भी होती है। इनके अकॉर्डिंग 240 to 310 मिलियन बॉयज़ एंड वुमेन ऐसे बॉयज़ एंड मेन ऐसे हैं जिनके साथ रेप या सेक्सुअली असॉल्ट की घटनाएं होती हैं इन देयर चाइल्डहुड। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ल्ड ओबेसिटी डे। इसको ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को। 11th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था 2025 में और थीम इसका है चेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइफ्स। ठीक है, अब वर्ल्ड ओबेसिटी डे के ओकेजन पे पीएम मोदी जी ने एक नेशन वाइड कैंपेन आपका लॉन्च किया था एंटी ओबेसिटी पे, एंड इन्होंने रिक्वेस्ट किया था हमारे देशवासियों को कि हम रिड्यूस करें ऑयल कंजप्शन बाय दी 10%। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ सजेशन है आपके तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।